हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी एम मोहित ईरान और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। मुझे लगता है ये एक हिडन जेम है और एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है कमिंग टाइम्स में। आज हम करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक का। मैं बताऊंगा क्यों आपको ये स्टॉक बाई करना चाहिए, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी अदर एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और पहले समझते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, आईओएलसीपी दो सेगमेंट में डील करता है। एक एक्टिव फार्मा एजेंट, बल्क ड्रग्स भी कहते हैं, और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स। पहले इसके प्रोडक्ट मिक्स को समझ लेते हैं। तो देखिए 2018-19 में 66% उनका जो रेवेन्यू है वो एक्टिव फार्मा एजेंट की तरफ था और 34% रेवेन्यू जो है वो स्पेशलिटी केमिकल की तरफ था। और अगर आप मिक्स को ठीक से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो मिक्स है वो एक्टिव फार्मा एजेंट्स की तरफ टिल्ट हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो एक्टिव फार्मा एजेंट्स बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली रॉ मटेरियल्स है बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। आईओएलसीपी के पास 6 से अधिक एपीआईज ऑलरेडी है और 6 पाइपलाइन में है, जो कि जिसका आर&डी हो चुका है और जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट ऑलमोस्ट होने वाले हैं। मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि हर साल वो 5 से 6 नए नए एपीआईज निकालेगी। कंपनी के पास एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। उसका मतलब ये होता है कि कंपनी की जो रॉ मटेरियल्स है या तो वो खुद ही वो मैन्युफैक्चर करती है या फिर वो किसी रिलेटेड पार्टी से उसे प्रोक्योर करती है, ताकि उसके जो रॉ मटेरियल्स उसके प्राइसेस ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो। उनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी है रॉ मटेरियल सप्लायर्स के, एक प्राइस स्टेबिलिटी अपने रॉ मटेरियल्स के लिए वो इंश्योर कर सके। और उनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी है लीडिंग मैन्युफैक्चरर फार्मा कंपनीज के साथ, जो उनके कस्टमर्स है, जैसे सिप्ला हो गया, अबॉट हो गया, ताकि उनकी जो प्राइजेस है आउटवर्ड साइड में वो भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो। तो ये है एक्टिव फार्मा एजेंट्स के बारे में। अब आते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में भी वो 4 से 5 प्रोडक्ट्स बनाती है और इनका जो यूजेस है वो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनके खुद के प्रोडक्ट्स में भी काम आते हैं फर्स्टली। दूसरा प्लेन्स, लैमिनेशन, सरफेस कोटिंग्स बहुत जगह काम आते हैं। इनका खुद का एक पावर जनरेशन यूनिट भी है और जो इनका खुद का इंटरनल पावर रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। और ये एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जहाँ पर आप देखेंगे कि एटलीस्ट 40% ऑफ द रेवेन्यू जो इनका मार्च 19 का था वो एक्सपोर्ट होता है और रिमेनिंग जो है वो डोमेस्टिक सेल है। तो ये एक स्नैपशॉट था इनके सेगमेंट्स के बारे में। चलिए थोड़े ध्यान से समझते हैं एक्टिव फार्मा एजेंट्स को। तो जो इनका फार्मा बिजनेस है एक्टिव फार्मा एजेंट्स, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 5 मेजर प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। पहला जो आइब्यूप्रोफिन है वो सबसे ज़्यादा वो मैन्युफैक्चर करते हैं और ये बेसिकली एक पेन किलर के रूप में काम आता है। दूसरा मेटाफॉर्फिन है जो एंटी डायबिटिक की तरह काम आता है और रिमेनिंग जो प्रोडक्ट्स है वो एंटी कोलेस्ट्रॉल और एंटी प्लेटलेट की तरह काम आते हैं। रिसेंटली आइब्यूप्रोफिन का उन्होंने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी 10,000 से 12,000 टन पर एनम किया था। तो ये उनका आज का कैपेसिटी है और आज के दिन वो 80% ऑफ द कैपेसिटी में अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं पहले प्रोडक्ट को जो वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये आइब्यूप्रोफिन है जो ये कंपनी बनाती है वो वर्ल्ड का 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट, मतलब 35% के आसपास जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है वो ये कंपनी केटर करती है। और इनका जो फार्मा का जो बिजनेस का रेवेन्यू है आइब्यूप्रोफिन से वो 90% है। तो अगर 66% जो इनका फार्मा का बिजनेस है उसमें से 90%, तो हम मान सकते हैं कि अराउंड 60% के आसपास जो रेवेन्यू है वो आइब्यूप्रोफिन से आते हैं आज के दिन। दूसरा इनका आइब्यूप्रोफिन का मैंने बताया था जो कैपेसिटी है वो 1200 टन का है पर एनम। चौथा कि जो आइब्यूप्रोफिन बनाने में जो वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल लगता है जो ये इंपोर्ट करती है, सोडियम मेटल, वो चाइना से इंपोर्ट करती है और उसका वो 6 महीना का इन्वेंटरी हमेशा मेंटेन करके रखती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी कोविड-19 के टाइम पे इनका ये जो 6 महीने का जो इन्वेंटरी है वो इन्हें बहुत काम आया था, जिसके कारण इनका प्रोडक्शन स्टॉप या हॉल्ट नहीं हुआ था। आगे अगर वर्ल्ड का प्रोडक्शन देखें 1/3 तो ये खुद ही प्रोड्यूस करती है। बाद बाकी 10% ऑफ द वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो चाइना के हुबई बायोकॉस कंपनी बोल के वहाँ से आती है, जो कि वुहान में है और उसका जो कैपेसिटी है वो 4,000 टन पर एनम का है। और जो 20% ऑफ द सप्लाईज है वो BASF से आती है जो कि USA में है और उसका जो कैपेसिटी है वो
8,000 टन पर एनम है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों कंपनी मिला के 60% ऑफ दी टोटल आईब्यूप्रोफेन सप्लाई करती है वर्ल्ड को। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि प्लांट शट होने के कारण, क्योंकि ये वुहान में था तो इस प्लांट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और ये प्लांट बहुत दिनों तक शट था। और बीएसएफ का भी जो प्लांट है यूएस में वो भी काफ़ी दिनों तक शट था। तो उसके कारण एक प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है बीयूप्रोफेन में। तो आप देखिए एक ट्रेंड देखिए बीयूप्रोफेन का, तो 2017-18 से वो जो प्राइस है आईब्यूप्रोफेन का वो काफ़ी राइज हुआ है। कुछ $11 के आसपास था, फिर 2018-19 में 15 से $16 हुआ, फिर 16 अब 18 और अब एक्सपेक्टेड है कि $20 के ऊपर जाएगा। तो इसके कारण ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाई थी 2018-19, 19-20 में, और आगे जाकर भी एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो मेनली इसके रेवेन्यू को कैटर करती है, तो वो आगे जाके बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाएगी इस प्रोडक्ट से। और देखिए डोमेस्टिक प्राइजेस जो है वो ये कांस्टेंट रख सकती है क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। पर देखिए जो कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है ईयर बाय ईयर, और उसमें भी आप देखेंगे कि जो प्राइसेस एक्सपोर्ट्स में है वो वहाँ पर अच्छा रियलाइजेशन कर सकती है विद द इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ आईब्यूप्रोफेन। अब चलिए बात करते हैं और अदर एपीआईज के बारे में। तो जो और अदर जो भी एपीआईज है वो रिलेटिवली नए एपीआईज है, लेकिन इनके भी जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है ताकि जो डिपेंडेंसी है आईब्यूप्रोफेन के ऊपर वो कमती हो सके कंपनी की। तो देखिए 2018-19 में मैनेजमेंट ने बताया कि उन्होंने 70 करोड़ का सेल किया था। 2019-20 में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 250 करोड़ का सेल करेंगे, और 2020-21 में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी ये नई जो एपीआईज है उनका सेल भर के 50 करोड़ हो जाएगा। तो ये एक स्नैपशॉट है उनका फार्मा बिजनेस का जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है आज का दिन। अब चलते हैं उनके स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो देखिए ये जो 4 मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनके स्पेशलिटी केमिकल्स में, जिसमें से इथाइनाइल एसेटिन जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है, और ये जो प्रोडक्ट है वो उसका जो कैपेसिटी है वो अराउंड 12,000 टन पर एनम है। पर ये जो सेक्टर है इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ओवरऑल लो है, और मुझे ये सेक्टर में ज़्यादा फोकस नहीं है, पर मैं ज़्यादा बुलिश हूँ वो है एपीआई सेक्टर में। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेक्टर्स, जो इनके दोनों सेक्टर्स हैं उनका पहले प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने लास्ट ईयर के उनके एनुअल रिटर्न्स में से एक स्नैपशॉट लिया है, जहाँ तक कि आपको दिखेगा कि ये केमिकल्स जो सेक्टर है उसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स है और जो ड्रग्स सेक्टर है उसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने करंट ईयर में 551.90 करोड़ का जो सेल किया था वो केमिकल सेक्टर में किया था, जिसमें कि उनका जो प्रॉफिट आया था उस सेक्टर से वो सिर्फ 26.51 करोड़ का था, जो कि 6% ऑफ द टोटल प्रॉफिट है। तो दो रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन था वो 45% का था, पर टोटल प्रॉफिट जो है वो उसने सिर्फ 6% टोटल प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट किया था। यहाँ तक कि अगर आप ड्रग्स में देखेंगे तो जो 66% का जो रेवेन्यू था वो ड्रग्स से आया था, या फिर एपीआई भी आप बोल सकते हैं एपीआई से आया था, और उसका जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन था वो 94% का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन था। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो ड्रग्स और एपीआई सेगमेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है और बहुत अच्छा रियलाइजेशन दे रहा है कंपेयर टू केमिकल सेगमेंट। पर अभी कंपनी का फोकस दोनों सेगमेंट में है, क्योंकि रिसेंटली दोनों जगह कंपनी ने अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाया, और केमिकल सेक्टर में भी कंपनी एक्सपेक्ट करी कि आगे जाके एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। चलिए सीधा देखते हैं अब इसका प्राइस चार्ट। तो देखिए ये आपके सामने 3 ईयर्स का चार्ट है IOLCP का। तो बहुत अच्छी तरीके से इसने सालों साल रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को, और कोविड-19 का जो फॉल था उससे पहले वो 268 में ट्रेड करा था, वहाँ से वो गिर के 156 से 160 के लेवल पे आया, और वहाँ से फिर से एक शार्प पुल बैक दिखा इस स्टॉक पे, और आज अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है 303 के। देखिए 52 वीक हाई पे होने के बावजूद मुझे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और मैं आपको इसका रीज़न जल्दी बताऊंगा क्यों। तो ये था इसका स्टॉक प्राइस, और अब चलते हैं पीई रेशियो पे। तो देखिए पीई अगर आप देखते हैं ये स्टॉक का, तो एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक होने के बावजूद ये कुछ 4 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़े दिन पहले ये 2 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी 4.45 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लो पीई है। अब क्यों ये कंपनी को वो वैल्यूएशंस नहीं मिल रहा जो इसे मिलना चाहिए, और इतने डिस्काउंटेड प्राइजेस पे ये क्यों ट्रेड कर रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, इसके क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अब हम आगे चल के डिस्कस करते हैं।
तो देखिए ये कंपनी का एक स्नैपशॉट है एट करंट मार्केट प्राइस। तो मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 1729 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस जो मैंने बताया 303.90 के आसपास है। जो इसका बुक वैल्यू वो 113 है। स्टॉक का जो पी है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो स्टॉक का पी अराउंड 25-30 हम देखते हैं, ये स्टॉक का जो पी है वो 4.64 है। दो ये फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स दोनों में डील करती है, पर इतना कमती पी वारंटेड नहीं है। डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत कमती है आज के दिन। ये देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55.53%, रिटर्न ऑन इक्विटी 68.60%, सेल्स ग्रो 3 ईयर्स में 42.66%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15%, जो हो गया है 0.00%, वो भी मैं आपको बताऊंगा न्यूज़। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.68 जो कि रीजनेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 68.60%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55.53%। इस स्टॉक के बारे में सब रेशियोज अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छा फील देती है। चलिए चलते हैं कंसोलिडेटेड ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स पे। तो देखिए, मार्च 2017 तक जो कंपनी 711 करोड़ का सेल्स दिखाई थी, वो मार्च 2019 में ऑलमोस्ट उससे 2 गुना से ज़्यादा 1685 करोड़ का प्रॉफिट का सेल्स दिखाई है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो वहाँ भी सेल्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 1875 करोड़ का सेल्स। और ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए 14%, 12%, यहाँ डायरेक्ट 24% ऑफ है 32%। देखिए, ये ऑपरेटिंग मार्जिन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनका जो मेन प्रोडक्ट था आइब्यूप्रोफेन, उसका प्राइजेस इस टाइम बहुत एक्सट्रीमली राइज हुआ है और उसके कारण उनके जो रियलाइजेशन है वो बहुत अच्छे हुए हैं। जहाँ तक कि मैंने बताया कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, तो इनका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो स्टेबल रहा और उनका जो सेल प्राइस है वो इंक्रीज हुआ। और फ्यूचर में भी ये एक्सपेक्टेड है कि आइब्यूप्रोफेन जो इनका 50% ऑफ द सेल्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसका प्राइस इंक्रीज होगा, तो उसके कारण हमें और अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिल सकता है। और आप वही देखिए, यहाँ नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो मार्च 2018 में जब इसने 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, उसके बाद मार्च 2019 में डायरेक्ट 237 करोड़ का प्रॉफिट, और मार्च और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 373 करोड़ का प्रॉफिट। ईपीएस टर्न आउट होकर आता है मार्च 2019 का 41.61 रुपीज़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 65.72 रुपीज़। तो देखिए, एक ग्रोथ स्टोरी अगर आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मार्च 2018 के बाद। टर्नओवर्स पे सब्सटैंशियल इंक्रीज, प्रॉफिट्स पे सब्सटैंशियल इंक्रीज, ईपीएस पे सब्सटैंशियल इंक्रीज। तो चलिए चलते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ देखेंगे आप दिसंबर 2017 में जिसने 263 करोड़ का जो सेल दिखाया था, वही दिसंबर 2019 में उसने 511 करोड़ का सेल दिखाया, ऑलमोस्ट डबल द सेल। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो दिसंबर के बाद बहुत अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन उन्होंने शो किया और उन्होंने ये ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन भी किया आगे जाते हुए, जिसका रीज़न है उनका फिनिश गुड्स का प्राइस है वो इंक्रीज होना। और प्रॉफिट्स भी उन्होंने बहुत अच्छा डिक्लेयर किया मार्च 2019 में 102, फिर 85, 88, 98 प्रॉफिट भी उन्होंने अभी मेंटेन किया। तो मुझे लगता है कि ये एक आगे जाके बहुत अच्छा ग्रोथ स्टोरी होगा अगर उन्होंने सेम सेल रियलाइजेशन अपना मेंटेन किया, रॉ मटेरियल प्राइसेस को सेम रखा, अगर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो अच्छा एक मल्टीबैगर कंपनी बन सकता है। देखिए, बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम फोकस करते हैं डेट्स में। तो डेट जो 453 करोड़ के आसपास का डेट्स था इनका 2016 में, उन्होंने वो मार्च में 2019 में 284 करोड़ किया, सितंबर में 2019 में 95 करोड़ किया, और एक सब्सटैंशियल डिक्रीज देखने को मिला सितंबर 2019 में। और अभी न्यूज़ है कि ये जो डेट्स है वो ज़ीरो हो चुके हैं इनके बुक्स में, तो कोई डेट्स नहीं है आज के दिन इनके बुक्स में। और देखिए, अदर बोरिंग्स इनका स्लाइटली ऑन एन इंक्रीजिंग नोट है, पर ये ट्रेड पेबल्स के कारण है, इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स एसेट्स में भी। तो ये एक हेल्दी बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट है जहाँ पर डेट्स बहुत ज़्यादा कमती है और रिटर्न अर्निंग्स हर सालों साल ग्रो हो रहे हैं अच्छे तरीके से। कैश फ्लोज देखते हैं इस कंपनी का। तो मार्च 2018 में 120 करोड़ के आसपास का इनका कैश फ्लो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और मार्च 2019 में उनका 273 करोड़ का कैश फ्लो प्रॉफिट है, जो कि नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है। और उसका मतलब ये है कि जो उनका कैश फ्लो ईपीएस है वो आपका जो बेसिक ईपीएस है उससे ज़्यादा है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी आप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी डेट रीपे किया है और उसके कारण ये काफ़ी नेगेटिव में है, और ओवरऑल इनका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में ही है 2019 में।
अब थोड़ा रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन का जो रेशियो है वो मार्च 31 2019 को 24% था, और वही लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 12%। नेट प्रॉफिट मार्जिन सब फॉन्ट में अगर आप देखेंगे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखेंगे 12.84 से 49.90। डेटर्स का टर्नओवर अगर आप देखेंगे 53 से 43। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है कि कितना फास्ट आपका इन्वेंटरी टर्न होता है, वो भी उसमें भी सब्सटैंशियल इंक्रीज है। करेंट रेशियो बेहतरीन है। डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है। फिक्स एसेट्स कवरेज रेशियो 2.03% है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप 3 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 42.66%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 99.36%। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स में देखेंगे तो 36.73%। रेशियो के फंड में ये कंपनी परफेक्ट लगती है आज के दिन। कितनी बेहतरीन रेशियोज है इस कंपनी की। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने यहाँ पर नोटिस किया है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का देखिए कांस्टेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। म्यूचुअल फंड्स का भी कांस्टेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब देखिए ये जो एफपीआईज है उनका इस शेयर में इंटरेस्ट बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले मार्च क्वार्टर में 10 एफपीआईज ने इन्वेस्ट किया था, फिर जून क्वार्टर में घट के 8 हुआ, फिर सितंबर में 10 हुआ, फिर दिसंबर में 8 हुआ, और मार्च 2020 में देखिए इंक्रीज होकर एफपीआईज की का जो नंबर है वो 22 हो गया। मतलब 22 एफपीआईज ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया। तो जब हम इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं इस कंपनी में आया हुआ, तो उससे पता चलता है कि ये शेयर प्राइस इतना क्यों राइज हो रहा है। और आउटसाइड इंडिया की भी जो पार्टीज है वो इस शेयर पे फोकस रख रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग वही 56.09% के आसपास और सेम लेवल्स पे ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी एक फाइंडिंग था इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि कंपनी ने लगभग 25,000 वारंट प्रोमोटर्स को इशू किए थे, जिसका स्ट्राइक प्राइस था 205 रुपीज़ मार्च 2019 में, जिसमें से 6,82,000 वारंट्स ऑलरेडी उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया था। और अब 18,18,000 वारंट्स अभी भी बाकी है एक्सरसाइज करना। उनको 18 मंथ्स में एक्सरसाइज करना है। तो उसके कारण हो सकता है कि फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड अगर शेयर के प्राइसेस 205 से ऊपर रहते हैं तो जो प्रमोटर्स है उन्हीं को ये वारंट इशू था, तो वो अपना स्टेक भरा सकते हैं या फिर इस वारंट को एक्सरसाइज करके इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, और उसके कारण थोड़ा डाइल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है ईपीएस फॉन्ट में आगे के क्वार्टर्स में। और एक और जो फाइंडिंग था वो था कि यहाँ पर कोई भी आपका जो शेयर्स है वो प्लेज नहीं है प्रोमोटर्स का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और प्रोमोटर होल्डिंग में मुझे 41.89% जो है वो ख़राब नहीं है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग ही है। अब चलते हैं इसके रीसेंट न्यूज़ में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला तो ये कि अब भी रिसेंटली ये न्यूज़ आया है कि उन्होंने 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का एक सर्टिफिकेशन होता है जो कस्टम्स के थ्रू मिलता है। अगर आपका एक्सपोर्ट्स 500 करोड़ से ऊपर हो तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट लिया है, जिसमें उनको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलेंगे और जल्दी उनके जो कंसाइनमेंट्स है वो जल्दी क्लियर होंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि उन्होंने ये सर्टिफिकेशन लिया है कस्टम्स अथॉरिटी से। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं 3 रुपीज़ का, 30% ऑफ द फुली पेड अप इक्विटी शेयर, और ये फर्स्ट डिविडेंड है उनका। तो काफ़ी लोग इस शेयर को इसलिए नेगेटिव मान रहे थे क्योंकि इतना कैश प्रॉफिट्स कमाने के बाद भी लास्ट 2 ईयर्स में उन्होंने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। तो मार्च 11 में फाइनली उन्होंने कुछ थोड़ा सा डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं है पर एटलीस्ट कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया है इन्होंने। तीसरा ये है कि उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने पूरा का पूरा अपना टर्म लोन जो भी था वो रीपे कर दिया है और उनके बुक्स में कोई भी टर्म लोन स्टैंडिंग नहीं है। तो ये आज के दिन डेट फ्री कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल डेट फ्री कंपनी। फोर्थ न्यूज़ ये है कि उन्होंने अभी EUGMP का सर्टिफिकेशन लिया है हंगरी में। तो उसके कारण क्या होगा कि उनको यूरोपियन मार्केट्स में बहुत अच्छा पेनिट्रेशन मिलेगा उनके फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये एक पॉजिटिव है इनके जो API सेगमेंट है उसके लिए। और देखिए गवर्नमेंट भी एक मेजर्स ले रही है कि API के जो भी कंपनीज है उसको बूस्ट करने का, और ताकि चाइना के कारण जो अभी कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो उन पर नहीं आए। पर इसमें एक और नेगेटिव ये भी है कि गवर्नमेंट आगे जाके जो API के जो एक्सपोर्ट्स है उसको भी प्रोहिबिट कर रही है। तो एक तरफ से गवर्नमेंट एक इंसेंटिव दे रही है कि आप इंडिया में ही वो फार्मास्यूटिकल APIs बनाएं, और दूसरा ये है कि
प्रेजेंटली उसमें एक्सपोर्ट बैन भी लग सकता है और उन्हें एक्सपोर्ट नहीं अनुमति हो सकती है। तो देखिए, अब पॉजिटिव अलर्ट्स मुझे क्या लगता है ये शेयर के बारे में। पहली बात तो बहुत लो पी पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू एवरेज पी। अगर आप ये कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से ही डील करती है, उनका एवरेज पी 25 से 30 के आसपास है, जहाँ तक कि ये जो कंपनी है वो 4 to 5 टाइम्स के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत लो पी है। 15-20 दिन पहले तो ये 2 की पी पे ट्रेड कर रहा था। बहुत अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे ये कंपनी का, सालों साल 66% का इंक्रीज। बहुत हाई ROE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत हाई इस कंपनी की, और जीरो डेट कंपनी है। अभी मैंने आपको न्यूज़ में दिखाया कि उन्होंने पूरा का पूरा डेट अपना बुक्स में से हटा दिया है। इनका जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी स्टार्ट हुआ है 18-19 से। अगर वो अपना जो प्रोडक्ट्स है वो डाइवर्सिफाई करते हैं और इनका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में जो रियलाइजेशन है वो उनको अच्छा मिलता रहेगा, तो ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। काफ़ी इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन है। मार्च 2020 में 22 FPIs ने इस शेयर में इंटरेस्ट दिखाया था। इन्होंने फर्स्ट डिविडेंड अपना डिक्लेयर कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इनका काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स है, जो APIs है, जो ऑलरेडी जिसका R&D ख़त्म हो चुका है और अभी कमर्शियल स्टेज पे आना बाकी है, तो अपने प्रोडक्ट्स को ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इन्हें हेल्प कर सकती है ग्रो करने में, और 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेशन लिया है इन्होंने। हंगरी में भी एक सर्टिफिकेशन लिया है। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है दिखाने के लिए कि ये कंपनी एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन अलर्ट्स पे कि आज के दिन इसका क्या क्वेश्चन अलर्ट्स है। एक तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, वो है ibuprofen, जो इसका 50% ऑफ दी सेल्स टर्नओवर है। तो अगर ये प्रोडक्ट का जो रियलाइजेशन है वो मार्केट में गिरता है तो इस स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी बड़ा हिट आ सकता है। पर मैंने आपको ये भी दिखाया कि और जो APIs है उन्हें भी ये काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, उनका भी टर्नओवर काफ़ी स्ट्रांगली भर रहा है। तो आने वाले टाइम्स पे हो सकता है कि जो ibuprofen का जो परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो कमती हो जाए, और अदर APIs का अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स बढ़ता है तो ये एक बहुत अच्छा लेवरेज होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन जो केमिकल सेक्टर में है वो काफ़ी लो है इनका। मैंने दिखाया 4 to 5% का जो प्रॉफिट मार्जिन है केमिकल सेक्टर में, उसे भी वो इंक्रीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने अभी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाया है केमिकल सेक्टर में, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इन्हें लगता है कि आगे जाके केमिकल सेक्टर से भी अच्छा रियलाइजेशन होगा। तीसरा कि गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि मैंने बात किया कि गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है इनके प्रोडक्ट्स पे। आज के दिन कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है जहाँ तक मेरा रिसर्च बोलता है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाके कुछ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस आ जाए इनके प्रोडक्ट्स पर। स्टार्ट है इनके ग्रोथ स्टोरी का। देखिए, पिछले 4-5 साल पहले तक वो इतना अच्छा रियलाइजेशन नहीं दे रहे थे जितना अभी दे रही है। अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, और आई थिंक एक वेट एंड वॉच तो श्योर है ये कंपनी के बारे में कि और आगे जाके ये कैसे ग्रो कर सकता है, क्या ये अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकती है, एक प्रोडक्ट से क्या ये अपना फोकस हटा के दूसरा प्रोडक्ट्स में भी डाल सकती है। तो ये सब एक पॉजिटिव है और एक कॉशन अलर्ट्स है इस स्टॉक के लिए। और देखिए, लो डिविडेंड पे करती है, आज के दिन लो डिविडेंड डिक्लेयर की है। इन्हें थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस से जीत सके। और देखिए, जो मैंने बात किया था शेयर वारंट जो इन्होंने इशू किया, अगर वो एक्सरसाइज हो जाता है तो थोड़ा बहुत EPS में आपको डाइल्यूशन बाद में देखने को मिल सकता है। तो ये था पॉजिटिव और क्वेश्चन अलर्ट्स इस शेयर के बारे में। अब बात करते हैं कि ये शेयर को आज के दिन क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये एक स्टॉक है जो बहुत लो PE में आज के दिन ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन अलर्ट ये है कि एक ही प्रोडक्ट पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आज के दिन, पर धीरे धीरे करके ये जो अपने अदर APIs है उसका मार्केट पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ कर रहा है, और इनके जो 6 APIs जो आने वाले हैं वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा रियलाइजेशन इनको गोइंग फॉरवर्ड देंगे। और मैनेजमेंट का यही कहना है कि हर साल वो 4 से 5 APIs और डेवलप करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये APIs का जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर रहे हैं,
और देखिए एपीआईज में जो इन्होंने अभी तक प्रॉफिट जो इन्होंने दिखाया वो बेहतरीन है। जो मैंने दिखाया था, जो 96% ऑफ द प्रॉफिट्स इनका ईपीआई से आ रहा है। और देखिए इनका जो डीलिंग्स है इंडियन कंपनी के साथ, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो भी मेंटेन रहेगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ। तो आज के दिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, बहुत लो पीज में ट्रेड कर। हाँ, आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इसे ऐड कीजिए। ये रेट भी ठीक है। अगर इससे लोअर लेवल का रेट अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा। अगर आपको अराउंड 250 का लेवल का मिलता है तो आप उस समय श्योरली इसे अक्यूमुलेट कीजिए और लेकर रखिए। और इसके जो मेन प्रोडक्ट है आईब्यूप्रोफेन, अगर आप उसको ट्रैक करते रहेंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आगे जाके कैसे ग्रो करेगा। और ये भी एक ट्रैकिंग फैक्टर है इसमें कि इसका जो अदर प्रोडक्ट्स है वो कैसे ग्रो कर रहा है। अगर इस दोनों फंड पे ये अच्छा ग्रो करता है कि इनका जो आईब्यूप्रोफेन है उसका जो रियलाइजेशन है मार्केट में वो अच्छा रहे, और जो अदर प्रोडक्ट्स है जो एपीआई में वो अच्छा ग्रो करे गोइंग फॉरवर्ड, और जो इनका केमिकल बिजनेस है उससे भी इनको थोड़ा अच्छा रियलाइजेशन आने लगे, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक बन सकता है आगे जाके और आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो और एक स्नैपशॉट पसंद आया हो आईओएलसीपी को लेकर। आपका कुछ भी क्वेश्चंस हो इस कंपनी को लेकर तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और प्लीज़ आप समझिए कि ये मेरा जो भी मैंने आपको अभी बताया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल रिसर्च है। और अगर आपको इस स्टॉक में निवेश करना है तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि वो आपको बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि इस स्टॉक में और ज़्यादा क्या रिस्क है और आपके फेवर में है कि नहीं ये स्टॉक। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।